topic is पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सेंटर ऑफ मास क्या है। सेंटर ऑफ मास को हम कहते हैं कि एक पॉइंट है जहाँ पे कंप्लीट मास ऑफ द बॉडी को अज्यूम कर लें और उसको मोशन को हम डिस्क्राइब कर सकें। अगर एक हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, मतलब एक मान लीजिए बॉडी है इतना बड़ा, उसका एक पार्टिकल है, कोई एक बॉडी है, इसका मास m है। सेंटर ऑफ मास हम एक पॉइंट कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक पॉइंट हो गया P, दिस इज पॉइंट P, जहाँ पे हम कंप्लीट मास ऑफ बॉडी को अज्यूम कर लें। जैसे हम मान लें कि इस पॉइंट P पे एक पार्टिकल लाई कर रहा है जिसका मास m है। सेंटर ऑफ मास हम निकालते हैं एक बॉडी का कि उस पोजीशन पे जहाँ पे हम कंप्लीट बॉडी पे एज अ पार्टिकल अज्यूम करके उसके मोशन को डिस्क्राइब कर सकें। उस पोजीशन को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं बॉडी का। जैसे मान लीजिए ये कोई सर्कल है और इस सर्कल का कंप्लीट ये एक लेमिना है, इसका मास m है, दिस इज लेमिना, इसका मास m है। हम एक पॉइंट ढूंढते हैं जहाँ पे इस मास ऑफ m को एज अ पार्टिकल हम रिप्लेस कर सकें। दिस इज़ अ रिजिड बॉडी जिसमें कई पार्टिकल्स हैं, तो हम एक पोजीशन ढूंढते हैं जहाँ पे उस बॉडी को एक पार्टिकल से रिप्लेस कर दें और उसके मोशन को डिस्क्राइब करते हैं सारे फोर्स को लगा के, तो वो वही मोशन करे जो ये मोशन करेगा उसका जो ठीक है, ये इसका डिफिनेशन है। तो प्रॉपर डिफिनेशन सेंटर ऑफ मास इज पोजीशन, center of mass is position at which complete mass of body can be assumed to describe its motion. सबसे पहले छोटे सिंपल एग्जांपल से हम आगे बढ़ते हैं। सपोज दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज और एक्स एक्सिस। यहाँ पे मान लेते हैं हमारा मास m1 है और यहाँ पे मास m2 है। दिस डिस्टेंस इज r1, ये r1 डिस्टेंस पे मास m1 है और r2 डिस्टेंस पे मास m2 है। दिस आर पार्टिकल्स, m1 m2 आर पार्टिकल्स। हम इनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? सेंटर ऑफ मास को फिर हम मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं? मान लीजिए इनका सेंटर ऑफ मास को हम ऐसे लिखेंगे, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरह हम सेंटर ऑफ मास को इस केस में लिखेंगे। इसी से हम आगे बढ़ेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उसको जनरलाइज भी करेंगे। क्या है अगर m1 इक्वल टू m2 हो जाए, दिस इज ए स्पेशल केस। उस केस में r1 प्लस r2 इंटू m बाई 2m। दिस बिकम्स r1 प्लस r2 बाई 2। अगर दोनों बॉडी अगर इक्वल मास का है तो उनका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली इन बिटवीन द टू लाई करता है। सेंटर ऑफ मास इन केस ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर m1 इक्वल टू m2 इज मिडवे बिटवीन द टू। ये आपको ध्यान रखना है, आगे इसका हम कुछ जगह इस्तेमाल करेंगे। अब हम अपने वापस फॉर्मूले पे जाते हैं, उसको जनरलाइज करते हैं। अगर मान लीजिए इसी तरह कोई एक बॉडी है इसी एक्सिस में m3 r3 पे पोजीशन पे, m4 r4 पे, इसी तरह आगे जा रहा है। उस केस में सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3। अगर n पार्टिकल्स हैं, दिस विल बिकम mn rn, अगर उसका पोजीशन rn है, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn। ये उसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा इन दिस डायरेक्शन। इसको अगर प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो सेंटर ऑफ मास विल बिकम समेशन mi ri अपॉन समेशन mi। दिस विल बी फॉर द केस जब
बॉडी सारे पार्टिकल्स हमारे जो हैं वो एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। उनका कोऑर्डिनेट मतलब या फिर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या किसी एक लाइन पे हो तो उस लाइन के अलॉन्ग ये हमें सेंटर ऑफ मास दे देंगे। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगर बॉडी एक एक्सिस पे ना हो कि एक प्लेन में डिस्ट्रीब्यूटेड है तब कैसे होगा। उस केस में भी फॉर्मूला इसी तरह रहेगा, जस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा डेरिवेशन हो जाएगा उसका। सो सपोज मेरा m1 है, m1 का पोजीशन x1 y1 है, m2 का पोजीशन x2 y2 है। सो सेंटर ऑफ मास का भी अब इस केस में दो कंपोनेंट आएगा, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। जैसे दिस इज y, दिस इज x। तो सेंटर ऑफ मास इनिशियली जिस केस में एक्सिस पे लाई कर रहा था किसी एक प्लेन में लाई करेगा, किसी एक प्लेन में किसी एक पॉइंट पे लाइन करेगा। तो जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि सेंटर ऑफ मास जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट अलग निकालेंगे, वाई कोऑर्डिनेट अलग निकालेंगे। जैसे हमने पिछले केस में एक्स को लेके निकाला था, सो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों इंडिपेंडेंट बिहेवियर है हम सबका। उसी प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट का अपना इंडिपेंडेंट बिहेवियर है, वाई कोऑर्डिनेट पे वो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, x center of mass is m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2। सिंपली YCM इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। YCM देखने का मतलब है y कोऑर्डिनेट दिस इज m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरह हम y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट को इंडिपेंडेंट निकाल लेंगे। अगर कोई एक बॉडी है जो कि स्पेस में दिया हुआ है जिसके x, y, z है, कई बॉडी है, इस तरह उनको दिया गया है, तो उसी तरह हम z को भी लिख देंगे। z सेंटर ऑफ मास इज m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2। सो इस फॉर्मूले को अगर हम लें कि अगर n पार्टिकल्स हैं, सबका कोऑर्डिनेट एक्स आई वाई आई, ith पार्टिकल का कोऑर्डिनेट ith पार्टिकल जिसका कोऑर्डिनेट ये है और मास mi है, तो उस केस में हमारा सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जनरलाइज करते हैं। तो x सेंटर ऑफ मास m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस n है mn xn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, दिस इज mn। सो इस तरह से x कोऑर्डिनेट हो जाएगा उस जनरल केस में, और y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का क्या हो जाएगा उसी तरह m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 mn yn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 mn। सो इस तरह x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। अगर पार्टिकल स्पेस में है, 3 डायमेंशनल में, अगर 3 डायमेंशनल सारे ऑब्जेक्ट्स का दिया हुआ है, तो इसी तरह z कोऑर्डिनेट भी हम निकाल लेंगे। जस्ट y को z से रिप्लेस कर देंगे या फिर x को z से, किसी भी एक फॉर्मूले में z से रिप्लेस कर देंगे, तो हमें z कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का निकल जाएगा। सो इस तरह से हमारा सेंटर ऑफ मास का x और y कोऑर्डिनेट निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि अगर कोई एक बॉडी है, जो अभी हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स दिया, अब कोई हम लेते हैं रिजिड बॉडी, हम जिस ऐसे ले रहे थे जिसमें पार्टिकल्स हैं वो कुछ सेपरेशन पे हैं। एक रिजिड बॉडी लेते हैं जिसमें जो कि एक कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी तक हमने जो भी किया उसमें कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था।
सिस्टम सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। सो कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के क्या केस में क्या है कि मान लीजिए ये हमारा पार्टिकल है, ये बॉडी है, तो हम एक छोटा सा उसमें से मान लेते हैं कि हम छोटा सा पीस काट लेंगे जिसका मास डेल्टा एम है और उसका पोजीशन R1 डेल्टा आर है, डी आर है, ठीक, R1 है। उसी तरह डेल्टा M1, उसी तरह हम दूसरा ले लिए डेल्टा M2 R2, तीसरा डेल्टा M3 R3। इस तरह कर करके हमने ढेर सारे छोटे डेल्टा M लिए जिनका समेशन टोटल मास के बराबर हो जाए। सो हम मान लेते हैं डेल्टा M1 प्लस डेल्टा M2। हम इस तरह डेल्टा MN लिए जिनका समेशन टोटल मास कैपिटल M है इस बॉडी का। सो सेंटर ऑफ मास इस केस में जैसे हमने पहले पार्टिकल्स का डिफाइन किया था, तो इस केस में सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, डेल्टा M इंटू डेल्टा M1 R1 प्लस डेल्टा M2 R2 प्लस डेल्टा M3 R3, इस तरह के लिए डेल्टा MN RN समेशन अपॉन समेशन डेल्टा M1 प्लस डेल्टा M2 प्लस डेल्टा M3 डेल्टा MN। सो दिस इज समेशन डेल्टा MI RI 1 to N upon summation delta MI. Now from here summation delta MI is 1 M, capital M. So summation delta, this is summation delta MI RI 1 to N upon capital M। इस तरह डिफाइन कर दिए। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ R1 क्या है। अभी हमने पिछले केस में जैसे लिखा था उसमें x1 y1 लिखा था, तो R1 क्या है यहाँ पे, R1 कहाँ से आ गया। सो हम RI को लिख रहे हैं XI प्लस YI, XI I कैप प्लस YI J कैप। मीन्स हमने X सेंटर ऑफ मास निकाला था और Y सेंटर ऑफ मास निकाला था। अगर इसको हम एक संग लिखें तो R सेंटर ऑफ मास दिस इज इक्वल टू X सेंटर ऑफ मास X कोऑर्डिनेट कामा Y सेंटर दिस ये है। तो अगर इसको हम लिखें तो क्या लिख सकते थे, समेशन MI, ये तो दोनों में कॉमन था, अपॉन M1 X1 प्लस M2 X2, ये X कोऑर्डिनेट हो जाता है, M1 Y1 प्लस M2 Y2 MN YN, ये Y कोऑर्डिनेट हो जाता है। अगर इसी को हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते थे, समेशन MI M1 इंटू X1 प्लस Y1 प्लस M2 इंटू X2 प्लस Y2, इसी तरह MN इंटू XN प्लस YN, इस तरीके से लिख सकते थे। इसको ये सॉरी दिस विल बी देयर X कोऑर्डिनेट कॉमा Y कोऑर्डिनेट, इसको हम R1 कह दें, इसको R2 कह दें, इसको RN कह दें। सो इस तरह हमारा R सेंटर ऑफ मास क्या आता था, 1 समेशन MI M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस MN RN। इस तरह हमारा सेंटर ऑफ मास, ये जो फॉर्मूला था उसको हमने यहाँ पे यूज़ किया है इस कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो हमें ऐसे मिला है। इस केस में हमने क्या किया है कि कंप्लीट मास M को N पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सो सबका मास हमने कुछ ले लिया, डेल्टा M1 डेल्टा M2। सो हमें इसको और प्रिसाइज बनाना है, हम इसे हमें रिजल्ट चाहिए कि रिजल्ट जो है एकदम एक्चुअल वैल्यू के पास है।
अगर डेल्टा M1 डेल्टा M2 का वैल्यू सही नहीं है तो रिजल्ट जरूरी नहीं है कि एकदम प्रिसाइज ही आए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, दो डिवीज़न हमने किया है n केसेस n पार्टिकल्स में, n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाएंगे हमारा रिजल्ट उतना ही पास आते जाएगा ट्रू वैल्यू के। क्या हम n को इन्फिनिटी तक किसी तरह ले जा सकते हैं? इतने मतलब हर एक पार्टिकल का मास हम उसको इतना बार डिवाइड करें, हर छोटे छोटे केस जो हमारे डेल्टा m है उसको हम इतना छोटा कर दें कि एक डेल्टा m एक पार्टिकल के बराबर हो जाए। अगर हम ऐसा कर देंगे तो हमें एक्चुअल सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पता चल जाएगा। अगर हम देखें, वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ n। to reach the true coordinates, to reach the true coordinates of center of mass of continuous mass distribution. Of continuous mass distribution. जबकि हमारा सेंटर ऑफ मास क्या था, समेशन mi/ri अपॉन समेशन mi, i इक्वल टू 1 to n, i इक्वल टू 1 to n। अगर हम n को बढ़ाते जाए सो हमारा ये डेल्टा mi था, डेल्टा mi को हम dmi से लिख सकते हैं। तो दिस विल बिकम ri dmi, और इसको इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं कंटिन्यूस के लिए, और इससे इंटीग्रेशन dm। डेल्टा m को हम बहुत छोटा करते गए, n को बढ़ाते गए, तो इसको हमने अप्रॉक्सीमेट कर दिया dm से और उसमें रख दिया, तो इस तरह आ गया। कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेंटर ऑफ मास का ये फॉर्मूला हो जाता है, इंटीग्रेशन r dm वन इंटीग्रेशन dm। इंटीग्रेशन dm इज कंप्लीट टोटल मास कैपिटल है, तो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन r dm अपॉन m। अगर dm हमारा मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ना हो, तो हमें किसी फंक्शन में दिया गया हो, तो हम उस फंक्शन को इंटीग्रेट करके टोटल मास निकाल लेंगे, और उसी फंक्शन को यहाँ यूज़ करके हम अपना सेंटर ऑफ मास, ये हमें टोटल मास से एक बार नीचे का डिनोमिनेटर मिल गया और dm हमें पता है, r वेरी करेगा, उससे हम इंटीग्रेट करके अपना सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। अब हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, देखते हैं कुछ सिमेट्रिकल बॉडीज़ के लिए। सेंटर ऑफ मास फॉर सिमेट्रिकल बॉडीज। फॉर सिमेट्रिकल बॉडीज़ के लिए हम सेंटर ऑफ मास अब देखेंगे। हमने जैसे पहले कहा था, जिसका भी निकाला था, कि अगर दो पार्टिकल इक्वल मास के हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में लाई करता है। सेंटर ऑफ मास हमने निकाला था फॉर टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास, सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास lies in between, lies midway between the two। ये हमने निकाला था। अब हम इसी को यूज़ करेंगे कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ सिमेट्रिकल बॉडीज़ के केस में सेंटर ऑफ मास को निकालने के लिए।
सपोज हमने एक रॉड ले लिया, ठीक है। हम इसके सेंटर पोजीशन से अपना एक्सिस डिफाइन कर देते हैं। दिस बिकम्स आवर वाई एक्सिस, दिस बिकम्स आवर एक्स एक्सिस, हियर इज लेंथ एल, हियर आल्सो लेंथ एल, ठीक है। सो इस केस में अगर हम यहाँ से जाके आर डिस्टेंस पे कोई एक पार्टिकल उठाएं पी, तो इसी के रिवर्स डायरेक्शन आर में जाके हम एक पार्टिकल पी डैश उठा सकते हैं। यानी पी डैश और पी दोनों के बीच का सेपरेशन 2r है, और हमारा जो सेंटर है वो इन दोनों के बीच में लाई करता है। सो फॉर पी एंड पी डैश, फॉर 2 पार्टिकल्स, फॉर एनी पार्टिकल, we can find a particle p dash in opposite direction, at same distance from center, सेम डिस्टेंस से एक पार्टिकल खोज सकते हैं जो उतने ही आर डिस्टेंस पे हो।